नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी में आपके समक्ष चैप्टर नंबर 28 जो स्मृति, मेमोरी एंड स्मरण मतलब रिमेम्बरिंग से संबंधित है। ये टॉपिक जो है ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम स्मृति के बारे में जानेंगे, उसके बाद में स्मरण के बारे में हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने अमूल्य सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सबसे पहले हम देखेंगे स्मृति मतलब मेमोरी क्या होती है, इसका अर्थ व परिभाषा। स्टुअर्ट एंड ऑकडेन महोदय के अनुसार स्मृति जो है वो एक जटिल शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है जिसे हम थोड़े से शब्दों में इस प्रकार भी स्पष्ट कर सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को छूते, देखते, सुनते या फिर सूंघते हैं तब हमारे ज्ञानवाहक तंतु मतलब जिसको ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है वो उस अनुभव को वहाँ से अनुभव करके हमारे मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र में वो उनको पहुँचा देते हैं। ज्ञान केंद्र में उस अनुभव की प्रतिमा बन जाती है मतलब उसका चित्र हमारे ज्ञान केंद्र में बन जाता है जिसको छाप कहा जाता है। यह छाप वास्तव में उस अनुभव का स्मृति चिन्ह होता है जिसके कारण मानसिक रचना के रूप में कुछ परिवर्तन हो जाता है। वह अनुभव कुछ समय तक हमारे चेतन मन में रहने के बाद में अचेतन मन में वो चला जाता है। जब तक वो चेतन मन में रहता है तब तक तो हमें याद रहता है और जैसे ही वो अचेतन मन में पहुंच जाता है तो हम उसको भूल जाते हैं। उस अनुभव को अचेतन मन में संचित रखने और चेतन मन में लाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वही स्मृति कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि हमारे जो पूर्व अनुभव हैं उनको अचेतन मन में संचित रखने और जैसे ही हमें आवश्यकता पड़े तो अचेतन मन में लाने की जो शक्ति होती है वही स्मृति कहलाती है कि जब ज़रूरत पड़े हम इनको काम में ले सकते हैं मतलब इसको याद कर सकते हैं। फिर हम अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई स्मृति की परिभाषाएं देखने वाले हैं। सबसे पहले वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण करना मतलब याद करना ही क्या है, स्मृति कहलाती है। फिर हम अगले विद्वान की बात करें तो वो हैं रायबर्न महोदय। रायबर्न महोदय ने स्मृति के बारे में कहा है कि अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमें होती है उसी को हम स्मृति कहते हैं। फिर हम बात करें जेम्स महोदय की तो जेम्स महोदय ने स्मृति के बारे में कहा है कि स्मृति उस घटना या तथ्य का ज्ञान है जिसके बारे में हमने कुछ समय तक नहीं सोचा है पर जिसके बारे में हमको यह चेतना है कि हम उसका पहले विचार या अनुभव कर चुके हैं। ये तो बात हुई स्मृति की। अब हम देखते हैं स्मृतियों के प्रकार। स्मृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम देखें स्मृति का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य है कि हमें किसी पूर्व अनुभव का स्मरण कराना ही स्मृति का मुख्य कार्य माना जाता है। इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि प्रत्येक अनुभव के लिए अलग स्मृति होनी चाहिए मतलब हर अनुभव के लिए हर प्रकार की स्मृति होनी चाहिए। इतना ही नहीं पर जैसा कि स्टाउट महोदय ने लिखा है कि केवल नाम के लिए ही पृथक स्मृति नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रत्येक विशिष्ट नाम के लिए भी पृथक स्मृति होनी चाहिए। स्टाउट महोदय के
इस कथन का अभिप्राय यह है कि स्मृतियाँ जो हैं वो अनेकानेक प्रकार की होती हैं, जो किसी मामले के लिए अच्छी होती हैं और किसी मामले के लिए वो खराब मतलब बेकार भी हो सकती हैं। उदाहरण के रूप में हम इसको समझें कि किसी व्यक्ति की स्मृति जो होती है वो स्थानों के बारे में तो अच्छी होती है, पर उन स्थानों के नामों के बारे में वो खराब हो सकती है। इसी प्रकार दूसरे व्यक्तियों की स्मृति गणित, विज्ञान, साहित्य आदि के लिए तो अच्छी हो सकती है और बाकी जो विषय हैं उनके लिए खराब हो सकती है। हम इस जटिल समस्या में न पढ़कर कुछ मुख्य प्रकार की जो स्मृतियाँ हैं उनका परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहली स्मृति की बात करें तो वो है व्यक्तिगत स्मृति। व्यक्तिगत स्मृति में हम अपने अतीत के जो व्यक्तिगत अनुभव हैं उनको याद रखते हैं। हमें यह सदैव स्मरण रहता है कि संकट के समय हमारी सहायता किसने व किस प्रकार की थी, तो वो व्यक्तिगत श्रेणी में आता है। फिर है अव्यक्तिगत स्मृति, मतलब इम्पर्सनल मेमोरी। इस स्मृति में हम बिना व्यक्तिगत अनुभव किए ही बहुत सी जो पिछली बातें हैं उनको याद रखते हैं। हमें इन अनुभवों को साधारणतः पुस्तकों से प्राप्त करते हैं, अतः ये अनुभव सब व्यक्तियों में समान होते हैं, क्योंकि ये सभी में इसलिए समान होते हैं क्योंकि ये पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित हैं। तीसरी स्मृति है स्थायी स्मृति। स्थायी स्मृति में क्या होता है कि हम याद की हुई बात को कभी भी नहीं भूलते, तभी तो हम उसको स्थायी कहते हैं कि वो परमानेंट है। यह स्मृति बालकों की अपेक्षा जो वयस्क हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है। अगली स्मृति है तात्कालिक स्मृति। तात्कालिक स्मृति में हम याद की हुई बात को तत्काल सुना देते हैं, मतलब तुरंत प्रभाव से हम उसे सुनाते हैं, पर हम उसको साधारणतः कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, मतलब ये थोड़े समय के लिए ही हमारे दिमाग में आती है। यह स्मृति सब व्यक्तियों में एक सी नहीं पाई जाती और बालकों की अपेक्षा वयस्कों में भी ये तात्कालिक स्मृति ही क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है। अगली है सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति में हमें अपने पिछले अनुभवों का पुनः स्मरण करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, मतलब हमें प्रयास करना पड़ता है। वर्णनात्मक निबंध लिखते समय छात्रों को उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको याद करने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। अगली जो स्मृति है वो है निष्क्रिय स्मृति। निष्क्रिय स्मृति में हमें अपने जो पिछले अनुभव हैं उनका पुनः स्मरण करने में किसी भी प्रकार का कोई प्रयास या कोशिश नहीं करनी पड़ती। पढ़ी हुई कहानी को सुनते समय छात्रों को उसकी घटनाएं जो होती हैं वो अपने आप ही याद आ जाती हैं। फिर है तार्किक स्मृति। तार्किक स्मृति में हम किसी बात को भली भांति सोच समझकर और तर्क करके स्मरण करते हैं। इस प्रकार प्राप्त किया जाने वाला जो ज्ञान होता है वो वास्तविक होता है। अगली स्मृति है यांत्रिक स्मृति। इसको रटंत स्मृति भी कहा जाता है। रटंत स्मृति में हम किसी तथ्य को या फिर किसी प्रश्न के उत्तर को बिना सोचे समझे रटकर उसको याद कर लेते हैं। पहाड़ों को याद करने और उनको याद रखने की साधारण विधि जो मानी जाती है वो यांत्रिक स्मृति ही मानी जाती है। अगली स्मृति है आदत स्मृति। आदत स्मृति में हम किसी कार्य को बार बार दोहराकर और उसे आदत का रूप देकर याद करते हैं। हम उसे जितना अधिक बार दोहराएंगे उतनी ही अधिक अच्छी उसकी स्मृति हो जाती है। इसीलिए कहा गया है करत करत अभ्यास जड़मति होते सुजान।
अगली है शारीरिक स्मृति। शारीरिक स्मृति में हम अपने शरीर के किसी अंग या फिर अंगों द्वारा किए जाने वाले कार्य को याद रखते हैं। हमें उंगलियों से कुछ टाइप करना पड़ता है और हारमोनियम बजाना याद रहता है कि हमें ये पता चल जाएगा कि उंगलियां जो होती हैं वो क्या काम में आती हैं। फिर है इंद्रिय अनुभव स्मृति। इंद्रिय अनुभव स्मृति में क्या होता है कि हम इंद्रियों का प्रयोग करके अतीत के जो अनुभव हैं, मतलब जो गत अनुभव हैं, जो भूतकाल के अनुभव हैं, उनको फिर से याद कर सकते हैं। हम बंद आँखों से उन वस्तुओं को छूकर, उन वस्तुओं को चखकर या फिर उन वस्तुओं को सूंघकर भी हमें बता सकते हैं जिनको हमें जानते हैं। अगली स्मृति है सच्ची, या इसे शुद्ध भी कहा जाता है। सच्ची या शुद्ध स्मृति में हम याद किए हुए तथ्यों का स्वतंत्र रूप से वास्तविक पुनः स्मरण कर सकते हैं। हम जो कुछ याद करते हैं उसका हमें क्रमबद्ध ज्ञान रहता है, इसलिए इस स्मृति को ही सर्वोत्तम माना जाता है कि जितनी भी स्मृतियाँ हमने पढ़ी है, यही स्मृति सबसे उत्तम श्रेणी की मानी जाती है। फिर हम देखें स्मृति के अंग कौन कौन से होते हैं। वुडवर्थ महोदय के अनुसार स्मृति या स्मरण की जो पूर्ण क्रिया है उसके निम्नलिखित रूप से 4 अंग या पद, या इनको हम खंड भी कह सकते हैं। तो ये 4 होते हैं। सबसे पहला है लर्निंग, मतलब सीखना। ये स्मृति का प्रथम अंग है। हम जिस बात को याद रखना चाहते हैं उसको हमें सबसे पहले सीखना पड़ता है। सीखेंगे तभी तो हम याद रख पाएंगे। गिलफोर्ड महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि किसी बात को भली भांति याद रखने के लिए उसे अच्छी तरह सीख लेना आधे से अधिक लड़ाई जीत लेना माना जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। फिर दूसरा जो है बिंदु वो है धारण। ये स्मृति का दूसरा अंग है और इसका अर्थ होता है धारण का कि सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित करना, मतलब उसको एकत्र करना। हम जो बात सीखते हैं वह कुछ समय के बाद हमारे अचेतन मन में चली जाती है, वहाँ वह निष्क्रिय दशा में रहती है। इस दशा में वह कितने समय तक संचित रह सकती है यह व्यक्ति की धारण शक्ति पर निर्भर रहता है। रायबर्न महोदय का इसके संबंध में मत है कि अधिकांश व्यक्तियों की जो धारण शक्ति है उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन न होने के बावजूद भी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें अपने अनुभव को अधिक समय तक याद रखने में सहायता देती हैं। ये कौन कौन से हैं? पहले है स्वस्थ व्यक्ति सीखी हुई बात को अधिक समय तक याद रखता है। दूसरा है अधिक अच्छी विधि से सीखी हुई बात अधिक समय तक याद रहती है। अगला बिंदु है सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाता है उतने ही अधिक समय तक वो याद रहती है। अगला बिंदु है रुचि और ध्यान से सीखी जाने वाली बात अधिक समय तक याद रहती है। अगला बिंदु है कठिन और जटिल बात की अपेक्षा सरल और रोचक बात जो है वो अधिक समय तक याद रहती है। अगला बिंदु है अत्यधिक दुख, सुख, भय, निराशा आदि की बातें जो हैं वो मस्तिष्क पर इतनी गहरी छाप अंकित कर देती हैं कि वे बहुत समय तक याद रहती हैं। फिर तीसरा जो अंग आएगा स्मृति का वो है पुनः स्मरण, मतलब रिकॉल। ये तीसरा अंग माना जाता है और इसका अर्थ है सीखी हुई बात को अचेतन मन से चेतन मन में लाया जाता है। जो बात
जितनी अच्छी तरह धारण की गई है उतनी ही सरलता से उसका पुनः स्मरण होता है, पर ऐसा सदैव नहीं होता। इसका कारण यह है कि भय, चिंता, शीघ्रता, परेशानी आदि पुनः स्मरण में बाधा उपस्थित करते हैं। बालक भय के कारण भली भांति स्मरण पाठ को अच्छी तरीके से नहीं सुना सकता। हम जल्दी में बहुत से काम करना भूल जाते हैं। अगला जो अंग है वो है पहचान। ये चौथा अंग है और इसका अर्थ है फिर याद आने वाली बात में किसी प्रकार की कोई गलती न करना। उदाहरण के रूप में हम इसको समझें कि हम 5 वर्ष पूर्व मोहनलाल नामक एक व्यक्ति है जिससे हम दिल्ली में मिले थे। जब हम उससे फिर मिलते हैं तब हमें उसके संबंध में सब बातों का ठीक ठीक पुनः स्मरण हो जाता है। हम यह जानने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करते कि वह कौन है और उसका क्या नाम है, हम उससे कब, कहाँ और क्यों मिले थे, आदि आदि बातें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर देखें अच्छी स्मृति के लक्षण या विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो स्टाउट महोदय के अनुसार ही इनके लक्षण या विशेषताएं या गुण बतलाए गए हैं। सबसे पहला है शीघ्र अधिगम, मतलब क्विक लर्निंग। अच्छी स्मृति का ये पहला गुण माना जाता है कि जल्दी सीखना या याद होना, कि जो व्यक्ति किसी बात को जितना जल्दी सीखता है उसकी स्मृति उतनी ही अच्छी समझी जाती है। दूसरा बिंदु है उत्तम धारण शक्ति। अच्छी स्मृति का दूसरा जो गुण है वो सीखी हुई बात को बिना दोहराए हुए देर तक स्मरण करना या फिर रखना। जो व्यक्ति एक बात को जितने अधिक समय तक मस्तिष्क में धारण करके रख सकता है उसकी स्मृति उतनी ही अधिक अच्छी मानी जाती है। अगला बिंदु है शीघ्र पुनः स्मरण। अच्छी स्मृति का ये तीसरा गुण है कि सीखी हुई बात जो है उसको शीघ्र याद आना। जिस व्यक्ति को सीखी हुई बात जितनी जल्दी याद आती है उसकी स्मृति भी उतनी ही अच्छी समझी जाती है। फिर है शीघ्र पहचान। ये अच्छी स्मृति का चौथा गुण माना जाता है कि किसी बात का शीघ्र ही मतलब तुरंत ही पुनः स्मरण हो जाना। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि आप शीघ्र ही यह जान जाएं कि आप जिस बात को याद करना चाहते हैं वही बात आपको याद आई है। फिर है अनावश्यक बातों की विस्मृति। अच्छी स्मृति का ये पांचवा गुण माना जाता है कि अनावश्यक मतलब जो व्यर्थ की बातें हैं उनको विस्मृत कर देना, मतलब भूल जाना। यदि ऐसा नहीं है तो मस्तिष्क को व्यर्थ में बहुत सी ऐसी बातें स्मरण रखनी पड़ती हैं जिनकी भविष्य में कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वकील मुकदमे के समय उससे संबंधित सब बातों को याद रखता है, पर उसके समाप्त हो जाने पर उनमें से अनावश्यक बातों को वो भूल जाता है। फिर है अगला बिंदु उपयोगिता। अच्छी स्मृति का ये चौथा मतलब अंतिम गुण माना जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि वही स्मृति अच्छी होती है जो अवसर आने पर उपयोगी साबित होती है। यदि परीक्षा देते समय बालक स्मरण की हुई सब बातों को लिखने में सफल हो जाता है तो उसकी स्मृति उपयोगी है, और अगर वो परीक्षा में लिखते समय प्रश्नों के आंसर भूल जाता है तो उस स्मृति की कोई उपयोगिता नहीं रहती। फिर है स्मृति के नियम। B.N. झा के अनुसार स्मृति के नियम वे दशाएं हैं जो पूर्व अनुभव के
पुनः स्मरण में सहायता देते हैं। झा के इस कथन का अभिप्राय है कि हम स्मृति के नियमों को स्मरण में सहायता देने वाले नियम भी इनको कह सकते हैं। झा ने 3 प्रमुख नियम बताए हैं। सबसे पहला नियम है आदत का नियम, लॉ ऑफ हैबिट। इस नियम के अनुसार जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तब हमारे मस्तिष्क में उस विचार की एक छाप, एक छवि सी इतनी गहरी हो जाती है कि हम में बिना विचारे उसको प्रकट या व्यक्त करने की आदतें पड़ जाती है। इसको हम उदाहरण के रूप में देखें कि बहुत से लोगों को आधे, पौने, ढाई आदि के पहाड़े रटे रहते हैं। इनको बोलते समय उनको अपनी विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता क्योंकि उन्होंने वो याद कर लिए हैं, ये उनकी आदत है। वरना 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही पहाड़े याद करते हैं, मगर इन्होंने उनके मिड के पहाड़े भी याद कर रखे हैं, तो ये उनकी आदत है। B.N. झा के अनुसार इस नियम को मतलब आदत के नियम को लागू करने के लिए केवल मौखिक पुनरावृत्ति बहुत काफी है, जिसका संबंध यांत्रिक स्मृति से भी माना जाता है। दूसरा नियम है निरंतरता का नियम। निरंतरता के नियम के अनुसार सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें जो अनुभव विशेष रूप से स्पष्ट होते हैं वे हमारे मस्तिष्क में कुछ समय तक निरंतर आते रहते हैं। अंत में हमें उनको स्मरण रखने के लिए किसी प्रकार का कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उदाहरण के रूप में हम देखें कि किसी मधुर संगीत को सुनने या किसी दर्दनाक घटना को देखने के बाद हम लाख प्रयत्न करने पर भी उसको भूल नहीं पाते हैं। कॉलिंस व ड्रेवर महोदय के शब्दों में निरंतरता का जो नियम है वो तात्कालिक स्मृति में महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला जो नियम है वो है परस्पर संबंध का नियम। परस्पर संबंध के नियम को साहचर्य का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब हम एक अनुभव को दूसरे अनुभव से संबंधित कर देते हैं तब उनमें से किसी एक का स्मरण होने पर हमें दूसरे का स्वयं ही स्मरण हो जाता है। मतलब वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक को याद करेंगे तो दूसरा भी अपने आप याद आ जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि जो बालक गांधी जी के जीवन से परिचित है उनको सत्याग्रह के सिद्धांतों या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से सरलतापूर्वक परिचित कराया जा सकता है। गांधी जी के जीवन से इन घटनाओं का संबंध होने के कारण बालकों को एक घटना का स्मरण होने पर दूसरी घटना जो है वो अपने आप याद आ जाती है। इसके संबंध में स्टुअर्ट एंड ऑगडन महोदय ने कहा है कि एक तथ्य और दूसरे तथ्यों में जितने अधिक संबंध स्थापित किए जाते हैं उतनी ही अधिक सरलता से उस तथ्य का स्मरण होता है। फिर आगे है विचार साहचर्य का सिद्धांत। विचार साहचर्य का सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है कि दो या दो से अधिक विचारों का इस प्रकार संबंध हो कि उनमें से एक की याद आने पर दूसरे की स्वयं याद आना। जो हमने अभी अभी पढ़ा है कि एक विचार को हम याद करेंगे तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा जो विचार है, दूसरी जो बात है वो भी हमें तुरंत याद आ जाएगी। उदाहरण के रूप में हम इसको समझें कि दूध फल जाने पर बालक रोता है। दूध फैल जाने पर बालक रोता है कि जो दूध है वो किसी बर्तन से छिटक कर नीचे फैल गया और वो बालक रोने लगा। वह पहले कभी दूध फैला चुका है जिसकी वजह से उस बालक पर डांट पड़ चुकी है, तो उसने वो इसलिए दूसरी बार दूध बिखरता है तो वो दूसरी बार इसलिए रोने लगता है कि पहले की तरह उसे दोबारा डांट पड़ेगी, और वह
रोना शुरू कर देता है। अतः जब दोबारा दूध फैलता है तब उसे डांट पड़ने की अपने आप याद आ जाती है और वो रोने लगता है। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए भाटिया महोदय ने लिखा है कि विचार शास्त्रीय एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसके अनुसार एक विचार किसी दूसरे विचार या विचारों का जिनका हम पहले अनुभव कर चुके हैं स्मरण दिलाता है। फिर देखें विचार शास्त्रीय के कौन कौन से नियम हैं। विचार शास्त्रीय के नियमों में पहला है मुख्य नियम, प्राइमरी लॉज। समीपता, समानता, असमानता और रुचि के नियम। तो ये मुख्य नियम में आएंगे, समीपता का नियम, समानता का नियम, असमानता का नियम और रुचि का नियम। ये तो मुख्य नियम है। फिर गौण नियमों की बात करें, मतलब सेकेंडरी लॉज। इसमें प्राथमिकता, पुनरावृत्ति, नवीनता, स्पष्टता और मनोभाव, ये नियम गौण नियम के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम देखें मुख्य नियम में समीपता का नियम। क्या होता है कि जब दो वस्तुएं या घटनाएं एक दूसरे के समीप होती हैं, मतलब निकट होती हैं, तो उनमें एक प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता है। अतः उनमें से एक घटना का स्मरण होने पर दूसरी घटना का अपने आप ही स्मरण हो आता है। मतलब एक को याद करेंगे तो दूसरी घटना अपने आप याद आ जाएगी। समीपता जो होती है वो दो प्रकार से कार्य करती है। एक तो स्थान की समीपता मानी जाती है और दूसरी समय की समीपता। अलमारी में घड़ी और बटुआ है कि दो वस्तुएं रखी हुई हैं, घड़ी और बटुआ, दोनों अलमारी में हैं। हमें घड़ी को देखकर बटुए की स्वयं याद आ जाती है। मतलब हम एक को याद करेंगे तो दूसरा याद आ जाएगा। इसका कारण यह है कि स्थान की समीपता। 4 बजे घंटे की आवाज़ सुनकर बालकों को स्कूल से घर जाने की याद आ जाती है। इसका कारण हुआ समय की समीपता। तो इसमें घड़ी और बटुआ वाला था तो उसमें तो स्थान की समीपता आ गई, और स्कूल में घंटे की आवाज़ वाला था तो उसमें समय की समीपता का संबंध दिखलाया गया है। फिर दूसरा जो नियम है वो है समानता का नियम। ड्रमंड एंड मेलन महोदय के अनुसार समानता का जो नियम है वो ये है कि यदि कोई वर्तमान मानसिक अनुभव पुराने अनुभव के समान होता है तो वह पुराने अनुभव का स्मरण करा देता है। समानता अनेक बातों में हो सकती है, जैसे कि अर्थ, दशा, रंग, ध्वनि, आकृति, इन सभी में समानता हो सकती है। हमें भगत सिंह के क्रांतिकारी कार्यों का वर्णन पढ़कर चंद्रशेखर आज़ाद के क्रांतिकारी कार्यों का स्मरण हो आता है। मतलब भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद के जो कार्य हैं, जो उनका बलिदान है, वो भी हमें तुरंत याद आ जाएगा। ये एक प्रकार से अर्थ की समानता मानी जाती है। हमें अपने मित्र के भाई को देखकर अपने मित्र की याद आ जाती है, तो ये आकृति की समानता मानी जाती है। दिल्ली का लाल किला देखते समय हमें आगरा के लाल किले की याद आ जाती है, तो ये मतलब रंग, यहाँ रंग की समानता हमें दिखाई देती है। अपने मित्र को मोतीझरा रोग से ग्रस्त देखकर हमें अपनी मोतीझरा की याद आ जाती है, तो इसमें उसके बीमार होने की जो दशा है उसकी समानता प्रकट की गई है। अगला नियम है असमानता का नियम। मतलब जब दो वस्तुएं एक दूसरे के असमान हैं, मतलब विपरीत हैं या फिर उनको विरोधी कहते हैं, मतलब वो समान नहीं है, असमान है, तब वे एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। अतः उनमें से एक अपनी विरोधी वस्तु की याद दिला देती है।
हमें दुख के दिनों में सुख के दिनों की और काया के रोगी होने पर निरोगी काया का स्मरण होता है, मतलब हम वो याद करते हैं। कश्यप एंड पुरी महोदय ने इसके संबंध में ठीक ही लिखा है कि असमानता का जो नियम है वो ये बताता है कि जो विरोधी वस्तुएं हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होती हैं, जिससे उनमें से एक अपने से विपरीत वस्तु की याद दिलाती है। अगला जो नियम है वो है रुचि का नियम। जिन बातों में हम जितनी अधिक रुचि लेते हैं उतनी ही अधिक सरलता से हमें उन बातों का स्मरण होता है। जिस बालक की गांधी जी में रुचि है उसे उनके जीवन की लगभग सभी घटनाएं जो हैं वो याद रहती हैं। इसके संबंध में वैलेंटाइन महोदय ने लिखा है कि रुचि यह निश्चित करने में एक निर्णायक कारक मानी जाती है कि जिस बात को हम देखते या सुनते हैं वह हमें बाद में याद रह सकती है या नहीं। फिर है प्राथमिकता का नियम। जो अनुभव हम पहले प्राप्त करते हैं वह हमारे मस्तिष्क में बहुत समय तक रहता है, अतः हम उसे सरलता से स्मरण कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रथम प्रभाव जो होता है वो अंत तक रहता है, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इन द लास्ट इम्प्रेशन। यदि हम पहली भेंट में किसी व्यक्ति की योग्यता से प्रभावित हो जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसकी योग्यता का स्मरण बहुत कुछ स्थायी हो जाता है। अगला नियम है पुनरावृत्ति का नियम। वैलेंटाइन महोदय ने पुनरावृत्ति के नियम से संबंधित कहा है कि दो बातों या विचारों का जितनी अधिक बार साथ साथ अनुभव किया जाता है उतना ही अधिक घनिष्ठ संबंध उनके बीच स्थापित हो जाता है। घास हरी होती है और हम बहुधा उसे देखते हैं। अंत में जब हमसे कोई हरे रंग की किसी वस्तु के बारे में कोई बात करता है तब हमें स्वाभाविक रूप से उस हरे घास की याद आ जाती है। फिर है नवीनता का नियम। जो अनुभव जितना अधिक नवीन होता है, मतलब नया होता है, उतनी ही अधिक सरलता से उसका स्मरण किया जाता है। यही कारण है कि आप के जो छात्र हैं वो परीक्षा भवन में प्रवेश करने के समय तक कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं। तो ये सब आपने देखा होगा जब आप परीक्षा देने जाते हैं। फिर है स्पष्टता का नियम। बी.एन. झा के अनुसार स्पष्टता का नियम इन्होंने बतलाया है कि विचार जितना अधिक स्पष्ट होता है उतनी ही अधिक सरलता से उसका पुनः स्मरण होता है। बालक जिस पाठ को जितने अधिक स्पष्ट रूप से समझ जाता है उतनी ही अधिक देर तक वह उसे स्मरण रहता है। फिर है मनोभाव का नियम। व्यक्ति के मन में जिस समय जैसे भाव या विचार होते हैं वैसे ही अनुभवों का वह स्मरण करता है। दुखी मनुष्य केवल दुख और कष्ट की बातों का ही स्मरण कर सकता है। भाटिया महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि जब हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तब हमें सुख एवं आनंद की बातों का स्मरण होता है, और जब हम दुखी अवस्था में होते हैं तब हमारे विचारों में उदासीनता पाई जाती है। फिर आगे है स्मरण करने की मितव्ययी विधियाँ कौन कौन सी हैं। मनोवैज्ञानिकों ने स्मरण करने की ऐसी अनेक विधियों की खोज की है जिनका प्रयोग करने से समय की बचत होती है। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण विधियाँ निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विधि है पूर्ण विधि। पूर्ण विधि में याद किए जाने वाले पूरे पाठ को शुरू से लेकर लास्ट तक बार बार पढ़ा जाता है।
यह जो विधि है पूर्ण विधि, ये केवल छोटे और सरल पाठों या फिर कविताओं के लिए ही सबसे उत्तम मानी जाती है। कोलेस्निक महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि पूर्ण विधि जो है ये बड़े बुद्धिमान और अधिक परिपक्व मस्तिष्क वाले जो बालक होते हैं उन्हीं के लिए ये उपयोगी साबित होती है। अगली विधि है खंड विधि। खंड विधि में याद किए जाने वाले जो पाठ हैं उनको कई खंडों या उनको कई भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कोई बड़ा चैप्टर है तो उसको छोटे छोटे पार्टों में बांट कर पढ़ाया जाता है। इसके बाद उन खंडों को एक एक करके याद किया जाता है। ऐसे तो वो बहुत बड़ा चैप्टर होने पर याद नहीं रहता, मगर उसको जब खंडों में पढ़ाते हैं तो वो आसानी से याद हो जाता है। खंड विधि का एक प्रमुख दोष यह भी है कि आगे के खंड याद होते जाते हैं और पीछे के खंड जो हैं वो हम भूलते जाते हैं। जैसे आज जो हमें जो भाग याद करना दिया है वो आज याद रहेगा, कल हमें दूसरा भाग याद करने को दिया जाएगा तो हम कल वाला भाग भूल जाएंगे। कोलेस्निक महोदय ने इसके बारे में कहा है कि यह विधि जो है मतलब जो खंड विधि है ये छोटे, कम बुद्धिमान और साधारण बालकों के लिए ही उपयोगी साबित होती है। अगली विधि है मिश्रित विधि। मिश्रित विधि में पूर्ण विधि और खंड विधि इन दोनों का साथ साथ प्रयोग किया जाता है। इसमें पहले पूरे पाठ को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा जाता है, फिर उसे खंडों में बांटकर उनको याद किया जाता है और अंत में पूरे पाठ को शुरू से लेकर अंत तक दोबारा पढ़ा जाता है। यह विधि जो है ये कुछ सीमा तक पूर्ण विधि और खंड विधियों से अच्छी मानी जाती है। अगली विधि है प्रगतिशील विधि। प्रगतिशील विधि में पाठ को अनेक खंडों में बांटा जाता है। सबसे पहले खंड को याद किया जाता है, उसके बाद में पहले और दूसरे खंड को साथ साथ याद किया जाता है, फिर पहले, दूसरे और तीसरे खंड को एक साथ याद किया जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे स्मरण करने के कार्य में प्रगति होती जाती है वैसे वैसे एक नया खंड उसमें जोड़ दिया जाता है। मतलब जो नया खंड है वो तो याद करना ही है, पीछे जितने भी खंड हो चुके हैं उनको भी आपको याद करते हुए जाना है। इस प्रगतिशील विधि का एक प्रमुख दोष यह है कि इसमें जो पहला खंड है वो सबसे अधिक याद किया जाता है, क्योंकि पहला जो खंड है वो शुरू से अंत तक चलता रहता है और उसके बाद में क्रमशः कम होते जाते हैं। अगली जो विधि है वो है अंतर्युक्त विधि। अंतर्युक्त विधि में पाठ को थोड़े थोड़े अंतर मतलब समय के साथ उसको याद किया जाता है। यह अंतर 1 मिनट का भी हो सकता है या फिर ये 24 घंटे का भी हो सकता है। अंतर्युक्त विधि जो है ये स्थायी स्मृति के लिए सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। इस विधि के संबंध में वुडवर्थ महोदय ने लिखा है कि अंतर्युक्त विधि से स्मरण करने में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। अगली जो विधि है वो है अंतरहीन विधि। अंतरहीन विधि में पाठ को स्मरण करने के लिए समय में अंतर नहीं किया जाता है। यह विधि अंतर्युक्त विधि की उल्टी होती है और उससे अधिक ये प्रभावशाली मानी जाती है। फिर है सक्रिय विधि। सक्रिय विधि में स्मरण किए जाने वाले पाठ को बोल बोल कर याद किया जाता है। ये विधि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस विधि से उनका उच्चारण जो होता है वो ठीक हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो वो सक्रिय विधि उनको शुद्ध उच्चारण में योगदान देती है। फिर है निष्क्रिय विधि। निष्क्रिय विधि
सक्रिय विधि की उल्टी मानी जाती है। सक्रिय का अपोजिट क्या होता है? निष्क्रिय। इसमें स्मरण किए जाने वाले पाठ को बिना बोले मन ही मन याद किया जाता है। ये विधि अधिक आयु वाले बालकों के लिए अच्छी होती है, जबकि इसकी उल्टी जो सक्रिय विधि है वो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त होती है। अगली जो विधि है वो है सस्वर विधि। सस्वर विधि में याद किए जाने वाले पाठ को लय के साथ पढ़ा जाता है। सस्वर विधि जो है ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों को गा गा कर पढ़ने में बड़ा आनंद आता है और वो उसको आसानी से गा गा कर याद कर लेते हैं। अगली विधि है रटने की विधि। रटने की विधि में पूरे पाठ को रट लिया जाता है। इस विधि का दोष बताते हुए जेम्स महोदय ने लिखा है कि रटने की विधि से जो बातें स्मरण कर ली जाती हैं वे अधिकांश रूप में शीघ्र ही विस्मृति हो जाती हैं। अगली विधि है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि में याद किए जाने वाले पाठ का पहले भली प्रकार निरीक्षण या फिर अवलोकन कर लिया जाता है। यदि बालक को संख्याओं की कोई सूची याद करनी है तो वह उससे इस बात का निरीक्षण कर ले कि वे विकसित क्रम में हैं या नहीं। इस विधि में उचित उपयोग के विषय में वुडवर्थ महोदय ने लिखा है कि पाठ को एक बार पढ़ने के बाद उसकी रूपरेखा को और दूसरी बार उसकी विषय वस्तु को विस्तार से याद करना चाहिए। अगली विधि है क्रिया विधि। क्रिया विधि में क्या होता है? स्मरण की जाने वाली बात को साथ साथ याद भी किया जाता है कि कोई भी बात है उसको याद रखने के लिए साथ साथ उसे याद किया जाता है। यह विधि जो है ये बालक की अनेक ज्ञानेंद्रियों को एक साथ सक्रिय रखती है कि उसको याद भी रखती है, भूलने भी नहीं देती और सभी इंद्रियां उसे याद करने में उसकी सहायता करती हैं। अतः उसे पाठ सरलता और शीघ्रता से स्मरण हो जाता। अगली जो विधि है वह है विचार शास्त्रीय की विधि। विचार शास्त्रीय की विधि में स्मरण की जाने वाली बातों का ज्ञान जो है वो बातों से भिन्न प्रकार से संबंध स्थापित कर लिया जाता है। ऐसा करने से स्मरण जो होता है वो शीघ्रता से होता है और स्मरण की हुई बात जो है वो बहुत समय तक याद रहती है। इसके संबंध में जेम्स महोदय का मत है कि विचार शास्त्रीय जो होता है वो उत्तम चिंतन के द्वारा उत्तम स्मरण की विधि है। अगला मुख्य बिंदु है साभिप्राय स्मरण विधि। मतलब पाठ को याद करने के लिए चाहे जिस भी विधि का प्रयोग किया जाए, पर यदि बालक उसको याद करने का संकल्प, प्रतिज्ञा या निश्चय नहीं करता है तो वो कभी भी उसको पूर्ण सफलता से नहीं याद कर पाता है। इसके संबंध में वुडवर्थ महोदय ने सही लिखा है कि सा अभिप्राय मतलब अभिप्राय सहित यदि कोई भी बात याद की जानी है तो याद करने का निश्चय आवश्यक माना जाता है। फिर है स्मृति प्रशिक्षण। स्मृति प्रशिक्षण में क्या है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति जो है वो व्यक्ति का जन्मजात गुण माना जाता है, ना कि स्मृति अर्जित होती है। इसलिए व्यक्ति की स्मृति या स्मरण शक्ति में अंतर पाया जाता है, पर विभिन्न प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया जा चुका है कि प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा स्मृति में उन्नति की जा सकती है। इसका कारण बताते हुए वुडवर्थ महोदय ने लिखा है कि सीखने या स्मरण करने की प्रक्रिया एक नियंत्रित क्रिया होने के कारण प्रशिक्षण से अत्यधिक प्रभावित होती है। अब
प्रश्न यह है कि स्मृति की उन्नति के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण या अभ्यास की जरूरतें होती है। इसका उत्तर देते हुए प्रोफेसर एवलिंग ने अपनी पुस्तक एडेप्टिंग मेंटल एनर्जी में लिखा है कि वास्तव में स्मृति में उन्नति जो होती है वो हमारी स्मरण करने की विधियों में उन्नति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मानी जाती। इस कथन की सत्यता के संबंध में कुछ उपाय या नियम ऐसे होते हैं जो स्मृति की उन्नति में सहायता देते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है, बालक जिस बात को याद करना चाहते हैं उसे याद करने के लिए उनमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम इसे याद रख सकते हैं। दूसरा बिंदु है, बालक जिस बात को भी याद करना चाहते हैं उसका लाभ और उद्देश्य उन्हें स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए कि वो किस उद्देश्य से उस बात को याद कर रहे हैं। अगला बिंदु है, बालकों को पाठ याद करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला बिंदु है, बालक को जो पाठ याद करने के लिए दिया जाता है उसका अर्थ उन्हें पहले ही पूर्ण रूप से समझा दिया जाना चाहिए ताकि उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अगला बिंदु है, बालकों को स्मरण करने के लिए जो पाठ दिया जाए उनमें उनकी रुचि भी होनी चाहिए या उत्पन्न की जानी चाहिए। या तो रुचि उनमें होनी चाहिए या फिर शिक्षक को रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। अगला बिंदु है, बालकों को जो नवीन तथ्य बताए जाएं उनके पूर्व ज्ञान से अधिक संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। पाठ के शिक्षण के समय भी उसमें आने वाले तथ्यों को दूसरे तथ्यों से संबंधित किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है, बालकों की स्मरण करने की क्रिया जो है वो निष्क्रिय न होकर सक्रिय होनी चाहिए। अतः स्मरण करने के समय उनको अपनी ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। बालक द्वारा स्मरण किया गया पाठ कुछ समय के पश्चात दोहराया जाना चाहिए। अगला बिंदु है, पाठ याद करने के समय बालकों में भय, क्रोध, कष्ट, थकान, परेशानी आदि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें पाठ को स्मरण करने में बहुत देर लगती है और वो स्मरण करने के बाद में उसे शीघ्र ही भूल भी जाते हैं। आगे रेबरन महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि इस बात का पूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए कि बालक अपने पाठ को एकाग्रचित होकर याद करे। अगला बिंदु है, कोलेस्निक महोदय के अनुसार इन्होंने कहा कि स्मृति प्रशिक्षण के 3 मुख्य विधियां हैं। पहली है निरीक्षण, मतलब शक्ति का विकास करना, कि जो बालक की निरीक्षण शक्ति है उसका विकास करना। दूसरी विधि है तार्किक शक्ति को बलवती बनाना, कि बच्चों में तर्क करने की शक्ति भी मजबूत हो। फिर है निर्णय की प्रक्रिया में उन्नति करना। यदि बालक इन नियमों और विधियों के अनुसार स्मरण करने का अभ्यास करता है तो वे अपनी स्मृति को निश्चित रूप से प्रशिक्षित करके अपनी स्मरण शक्ति में उन्नति कर सकते हैं। मैकडूगल महोदय का इसके संबंध में प्रमुख कथन है कि अभ्यास के द्वारा स्मृति में अत्यधिक उन्नति की जा सकती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।